सो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारे इस चैनल का 18th वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे थर्ड चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो वीडियो है, ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी का 9th वीडियो है, जिसमें कि हम रिटेन्ड अर्निंग्स, मीनिंग, कॉमा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइस, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है मीनिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब ये कि रिटेन्ड अर्निंग्स आखिरकार होता क्या है। सो रिटेन्ड अर्निंग्स और प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स और सेल्फ फाइनेंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ the net profit year after year and reinvesting the same in the business. Retained earnings is also known as self-financing as it is an internal financing method. So retained earnings का मतलब क्या होता है? retained earnings का मतलब होता है कि हर साल के नेट प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को हम रिटेन कर ले, मतलब कुछ हिस्से को हम अपने पास रख ले, एंड जितना हिस्सा को हमने अपने पास में रखा हुआ है उसको अगले साल एज कैपिटल इन्वेस्ट कर दे। इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि हम अपने किसी साल के नेट प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को अपने पास रख रहे हैं एंड उस हिस्से को जो है अगले साल में एज कैपिटल इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। सो इसको समझने के लिए आप इस एग्जांपल को कंसीडर कीजिए। सो इसमें हम 3 फाइनेंशियल ईयर्स देखते हैं। पहला फाइनेंशियल ईयर है 2019 टू 2020, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है 2020 टू 2021, थर्ड फाइनेंशियल ईयर है 2021 टू 2022। सो सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020 कंसीडर करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो है हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपया, जिसमें से कि हमने 2 लाख रुपया को रिटेन किया है। अब हम इस 2 लाख रुपया का अमाउंट जिसको कि हमने रिटेन किया है, इसको हम अगले साल में इन्वेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर को देखिए, नेक्स्ट ईयर में हम क्या देखते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 2 लाख रुपया, मतलब हमने प्रीवियस ईयर में से 2 लाख रुपया को इस साल में इन्वेस्ट किया है। अब इस साल में हमने 2 लाख रुपया प्रीवियस ईयर में से इन्वेस्ट कर लिया। अब इस साल जो है हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 4 लाख रुपया। अब इस 4 लाख रुपया में से हमने इस साल फिर से 1 लाख रुपया का नेट प्रॉफिट रिटेन किया है एंड इस 1 लाख रुपया का रिटेन्ड प्रॉफिट को हम अगले साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम अगले साल 2021 से 2022 में आते हैं। इस साल हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में से जो है हमने 1 लाख रुपया का नेट प्रॉफिट को रिटेन किया था एंड उस 1 लाख रुपया का रिटेन प्रॉफिट को हमने इस साल कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया है। अब इस साल हमारा नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपया हुआ है। अब इस 5 लाख रुपया में से हमने 1.5 लाख रुपया को रिटेन किया एंड इस 1.5 लाख रुपया को फिर से नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्ट कर दिया। सो हम हर साल में क्या देख रहे हैं? हम हर साल में ये देख रहे हैं कि हर साल हमारा कुछ ना कुछ नेट प्रॉफिट हो ही रहा है एंड हर साल हम उस नेट प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा को अपने पास रख रहे हैं और उस हिस्से को हम अगले साल में एज कैपिटल इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। सो ये चीज जिसमें कि हम कुछ पार्ट को रिटेन करके हर साल में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। सो रिटेन्ड अर्निंग्स का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? रिटेन्ड अर्निंग्स का सिंपल मीनिंग हुआ कि हर साल के प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को हम अपने पास रखे एंड उस हिस्से को एज कैपिटल हम नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट कर दें। रिटेन्ड अर्निंग्स इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग एज इट इज एन इंटरनल फाइनेंसिंग मेथड। एंड रिटेन्ड अर्निंग्स को हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनल फाइनेंसिंग मेथड है। जैसा कि हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि हम यहाँ पे किसी बाहर वाले से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हम कोई डिबेंचर नहीं इशू कर रहे हैं कि कोई बाहर से आके उसमें इन्वेस्ट करे, हम इसमें कोई लोन नहीं ले रहे हैं जिसमें कि हमें किसी बैंक या फिर किसी थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन से हमें कुछ पैसा लेना पड़े। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। इसमें जितना भी फाइनेंसिंग हो रहा है वो कंपनी खुद के दम पे कर रही है। तो क्योंकि ये कंपनी खुद के दम पे इन्वेस्टिंग कर रही है तो इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फ फाइनेंसिंग, मतलब खुद से खुद को फाइनेंस करना। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो खुद से खुद को फाइनेंस कर रही है। कैसे कर रही है? अपने हर साल के नेट प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को रिटेन करना एंड उसको अगले साल में इन्वेस्ट कर देना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स और एडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब ये कि रिटेन्ड अर्निंग्स किस तरीके से एडवांटेजियस होते हैं। सो जो पॉइंट सबसे पहले आता है वो ये है कि इट इज द मोस्ट
convenient and economical method of financing. No legal formalities are involved and no negotiations are to be made. No return is to be paid on retained earnings and no fixed obligations are created. So ये पॉइंट क्या कहता है कि retained earnings जो है वो सबसे convenient and सबसे economical method है फाइनेंसिंग का। retained earnings में हम बहुत ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड सबसे कम झंझट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो है किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस सबसे कम होता है, इस वजह से ये प्रोसेस बहुत सिंपल है एंड इसमें झंझट बहुत कम होता है। इसमें जो है हमें किसी तरीके का कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें कोई नेगोशिएशन हमें करने का जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब हमें इसमें किसी तरीके का मोल भाव नहीं करना पड़ता है, जैसा कि हमको शेयर्स में करना पड़ सकता है। हो सकता है कि हमारा शेयर होल्डर है जो कि हमसे पर्सनल रिलेशंस बनाए हुए हैं, हम उसको पर्सनली जानते हैं, सो वो पर्सनल रिलेशन के वजह से हो सकता है कि हमें उसे अपने फेस वैल्यू से कम दाम पे शेयर्स बेचना पड़े। बट इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हमें जितना फाइनेंसिंग करना है हम उतना फाइनेंसिंग कर सकते हैं। हमें इस बात का डर नहीं रहता कि हम इतना कैपिटल रेस करना चाहते हैं तो कहीं नेगोशिएशन की वजह से वो कम ना हो जाए। अब एग्जांपल के तौर पे ले ही लेते हैं कि अगर मान के चलिए आप 5 लाख रुपए का शेयर्स इशू कर रहे थे और आपके किसी दोस्त ने कहा कि भाई मैं 5 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा, तू मुझे ये 4.5 लाख रुपए में दे दे। अब वो आपका दोस्त था, आपने उसको 4.5 लाख रुपए में बेच दिया। भले ही आपने दोस्ती के नाते 4.5 लाख रुपए में बेच दिया, पर फिर भी आपका जो बिजनेस था उसको तो 5 लाख चाहिए था, जबकि उसको मिला सिर्फ 4.5 लाख। तो ये नेगोशिएशन जो है ये आपको रिटेन्ड अर्निंग्स में करने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी चीज है वो ये है कि नो रिटर्न इज टू बी पेड ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी तरीके का हमें रिटर्न देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब अगर रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू फाइनेंसिंग किया जा रहा है तो हमें किसी तरीके का रिटर्न देने की जरूरत नहीं, मतलब बदले में हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमें अपने शेयर्स में देना पड़ता है कि अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो हमें बदले में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो बदले में हमें डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमें बैंक को भी लोन के बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो ये सब रिटर्न जो कि हमें दूसरे तरीकों में देने पड़ सकते थे वो हमें रिटेन्ड अर्निंग्स में देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एंड जो लास्ट चीज है वो ये कि नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड। एंड इसमें कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस नहीं है, मतलब ये कि हमारे ऊपर कोई बोझ या फिर कोई चीज थोपा नहीं जाता है जो कि हमें शेयर्स, डिबेंचर या फिर लोन्स के ऊपर करना पड़ सकता है। जैसा कि हमें डिबेंचर्स में करना पड़ता है कि अगर हम डिबेंचर का अमाउंट नहीं पे कर पाए तो डिबेंचर होल्डर हमारे बिजनेस फर्म के एसेट्स को लेके अपना लोन का भरपाई कर सकता है। अगर हम बैंक को लोन नहीं पे कर पाए तो बैंक भी एसेट्स को लेके अपना लोन पे ऑफ कर सकती है। सो ये सब चीज जो है वो हमें रिटेन्ड अर्निंग्स में करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्योंकि ये चीज हमें रिटेन्ड अर्निंग्स में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो एक बहुत कन्वीनियंट, बहुत आसान प्रोसेस बन जाता है फाइनेंसिंग करने का एंड एक इकोनॉमिकल मेथड बन जाता है। मतलब इसमें खर्चा भी कम पड़ता है। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि नो चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी सो द कंपनी कैन यूज इट्स एसेट्स फॉर अदर बेनिफिशियल बिजनेस पर्पसेस। अब रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या होता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स किसी भी एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं बना देती है। मतलब ये कि हमें रिटेन्ड अर्निंग्स के बदले में कोई एसेट को गिरवी नहीं रखना पड़ता है, जैसा कि लोन के थ्रू फाइनेंस रेज करने में हमें करना पड़ता है कि अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो बदले में कोई एसेट को गिरवी रखो, ताकि अगर हम लोन का पेमेंट नहीं कर पाए तो वो लोन का पेमेंट करने के लिए बैंक हमारे एसेट्स को एक्वायर कर सकती है। तो ये चीज हमें रिटेन्ड अर्निंग्स में करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें कोई एसेट गिरवी पे नहीं रहता है एंड ये बात भी जाहिर है क्योंकि इसमें तो हम खुद से ही अपना फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो इसमें तो एसेट्स का गिरवी होने का कोई बात आता नहीं है। तो ये बात कि हमें एसेट्स को गिरवी नहीं रखना पड़ता है, इससे हमारा एसेट्स दूसरे कामों के लिए रेज हो सकता है। जैसे कि हम बैंक के थ्रू लोन ले सकते हैं, हम डिबेंचर्स के थ्रू लोन ले सकते हैं। तो वो प्रोसेसेस के थ्रू हम लोन ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स ने हमारे एसेट्स के ऊपर चार्ज नहीं बनाया हुआ है। अगर ऐसा होता कि रिटेन्ड अर्निंग्स की वजह से हमें अपने एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता तो इसकी वजह से क्या होता कि हमें रिटेन्ड अर्निंग्स के बदले में एसेट्स को रोक के रखना पड़ता। एंड क्योंकि हम एसेट्स को रोक के रखते इसकी वजह से हम लोन या फिर डिबेंचर्स के थ्रू पैसा नहीं ला सकते थे। बट क्योंकि हमारा एसेट किसी भी चीज के बदले में गिरवी पे नहीं है, इसलिए हम दूसरे तरीकों के द्वारा भी पैसा ला सकते हैं। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि रिटेन्ड अर्निंग्स डू नॉट पुट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। द यूज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स डज नॉट डिस्टर्ब द वोटिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी। इट डज नॉट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द फर्म। देयरफॉर द ओनर्स ऑफ द कंपनी कैन हैव द ओनरशिप रिटेन्ड विद देम। दे नीड नॉट हैव द फियर ऑफ गेटिंग द कंट्रोल scattered among a large number of people and thus lose ownership। So ये पॉइंट जो है ये ओनरशिप से रिलेटेड है। ये बिजनेस
बिजनेस का कंट्रोल से रिलेटेड है। अब तक हमने एक बात को जान लिया है कि बिजनेस का कंट्रोल, बिजनेस के ऊपर जो ओनरशिप होता है, ये बहुत हद तक बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अगर बिजनेस के जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनका ये सोचना है कि हम अपने ओनरशिप को ज्यादा लोगों तक नहीं बांटेंगे, तो ये भी हमारे बिजनेस को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। एंड अगर हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये सोचते हैं कि नहीं, हमें ओनरशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे जितने लोग तक बांट सकते हैं उतने लोगों तक बांटेंगे, ये भी हमारे बिजनेस फर्म को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। सो ओनरशिप जो कि हमारे बिजनेस फर्म को इतना अफेक्ट करता है, उसी चीज पे ये पॉइंट बेस्ड है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो बिजनेस के मैनेजमेंट के फ्रीडम के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं डालता है। मतलब बिजनेस का जो ओनरशिप है वो स्कैटर्ड नहीं हो जाता है। जो बिजनेस का जो ओनर्स होते हैं उनके पास उनका ओनरशिप सेफ रहता है, उनके पास ये डर नहीं रहता कि ये ओनरशिप किसी और के पास चला जाएगा। सो रिटेन्ड अर्निंग्स डू नॉट पुट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ द मैनेजमेंट। ये बिजनेस के मैनेजमेंट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डालते हैं। द यूज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स डज नॉट डिस्टर्ब द वोटिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ये बिजनेस का वोटिंग कंट्रोल या फिर बिजनेस का जो ओनरशिप है इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी ओनर नहीं आ जाता है। जैसे कि अगर हम शेयर्स के थ्रू पैसा लाते तो हमारे पास शेयर्स के बदले ओनर्स आते, सो ओनर्स के नंबर्स में इंक्रीमेंट होता, एंड ओनर्स के नंबर्स में इंक्रीमेंट होने की वजह से जो कंपनी का ओनरशिप है वो ज्यादा लोगों तक बढ़ जाता एंड कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर यह अफेक्ट कर सकता था। इट डज नॉट इंटरफेयर द वर्किंग ऑफ द फर्म, देयरफॉर द ओनर्स ऑफ द कंपनी कैन हैव द ओनरशिप रिटेन्ड विद देम। दे नीड नॉट हैव द फियर ऑफ गेटिंग द कंट्रोल स्कैटर्ड अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड दस लूज ओनरशिप। एंड जो ओनरशिप होता है वो बिजनेस फर्म के टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक ही सीमित रह जाता है एंड उनको ये भय नहीं रहता है कि हमारा ओनरशिप किसी और के पास चला जाएगा। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स की वजह से जो ओनरशिप है वो ज्यादा लोगों तक नहीं बढ़ता है, एंड क्योंकि वो ज्यादा लोगों तक नहीं बढ़ता है इसकी वजह से कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड कंपनी जो है अपने मन मुताबिक काम कर सकती है। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी यूज्ड टू रिडीम डेब्ट्स एंड टू रिप्लेस ऑब्सोलीट एसेट्स। दिस इंप्रूव्स द वर्किंग ऑफ द कंपनी। एंड ये पॉइंट क्या कहता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो है उससे हम डेब्ट्स का पेमेंट कर सकते हैं एंड ऑब्सोलीट एसेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये कि जो एसेट्स खराब हो चुके हैं हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं एंड जो डेब्ट्स मतलब जो लोन हमें पे करना है हम उनका भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज यानी कि लोन का पेमेंट कर पाना एंड ऑब्सोलीट एसेट्स, खराब एसेट्स को रिप्लेस कर पाना, ये बिजनेस फर्म को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने डेब्ट्स को सही समय पे पेमेंट कर पाएंगे तो हमारे बिजनेस फर्म के जो डेप्टर्स हैं उनके साथ हमारा रिलेशंस अच्छा होगा, एंड क्योंकि हमारा रिलेशंस हमारे डेप्टर्स के साथ अच्छा होगा तो हमारा बिजनेस का जो वर्किंग है वो अच्छे से हो पाएगा। अब मान के चलिए हमारे बिजनेस फर्म में 500 डेप्टर्स हैं जिनका डेप्ट्स का अमाउंट हो गया है 5 लाख रुपया। सो अब आप दो केस को कंसीडर कीजिए। केस 1 में क्या हो रहा है कि जब हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं था, जब हम दूसरे तरीकों से फाइनेंस कर रहे थे, तो उस केस में हम सिर्फ अपने 400 डेप्टर्स का ही पेमेंट कर पा रहे थे, बाकी के 100 डेप्टर्स का पेमेंट हम नहीं कर पा रहे थे। बट दूसरे केस में क्या हुआ कि जैसे ही हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स आए तो रिटेन्ड अर्निंग्स के पैसों से हमने क्या किया, वो जो 100 डेप्टर्स जिनका पेमेंट नहीं हो पा रहा था उन 100 डेप्टर्स को भी उनका पेमेंट कर डाला। सो वो 100 डेप्टर्स का पेमेंट क्योंकि हम कर पाए, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे बिजनेस फर्म में जितने भी डेप्टर्स थे उन सभी का पेमेंट्स हो पाया, एंड क्योंकि उन सब का पेमेंट्स हो पाया इसकी वजह से उनका जो रिलेशन है हमारे बिजनेस फर्म के साथ वो बहुत अच्छा हुआ, एंड ये हमारे बिजनेस फर्म को इनडायरेक्टली लाभ ही देगा। एंड जो दूसरा बात है वो ये है कि रिटेन्ड अर्निंग्स की मदद से हम ऑब्सोलीट एसेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब जो एसेट्स खराब है हम उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये भी हमारे बिजनेस फर्म को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। वो कैसे अफेक्ट करता है उसको भी एग्जांपल के थ्रू समझिए। अब मान के चलिए हमारे बिजनेस फर्म में 5 मशीनरी खराब पड़े हुए हैं, तो क्योंकि हमारे बिजनेस फर्म में 5 मशीनरी खराब पड़े हुए हैं तो उन 5 मशीनरी से जो हम आउटपुट निकाल सकते थे वो आउटपुट हम नहीं निकाल पाएंगे। बट क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स की मदद से हम इन 5 मशीनरी को ठीक कर सकते हैं एंड रिप्लेस कर सकते हैं, तो इनसे क्या होगा, ये 5 मशीनरी जिनसे कि हमें पहले कोई आउटपुट नहीं मिल पा रहा था वो आउटपुट अब हमें मिल पाएगा। तो ये आउटपुट क्योंकि हमें मिल पाएगा इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बिजनेस फर्म का वर्किंग में सुधार आएगा, हमारा बिजनेस फर्म और अच्छे से काम कर पाएगा। सो ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट ये कहता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स की मदद से हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि हमारे बिजनेस फर्म को एडवांटेज देंगे। हम अपने बिजनेस फर्म के सारे डेब्ट्स का पेमेंट कर सकते हैं एंड इनसे जो है हम अपने बिजनेस फर्म के जितने भी खराब एसेट्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं,
जिनकी मदद से भी हमारा बिजनेस फर्म ठीक से काम कर सकता है। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी यूज्ड टू स्टेबलाइज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। द कंपनी कैन पे डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स एट द करेक्ट टाइम। दिस इंप्रूव्स द रिलेशन ऑफ द कंपनी विद इट्स शेयर होल्डर्स। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स की मदद से जो हमारे बिजनेस फर्म में जो पैसा आता है उस पैसों से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने शेयर होल्डर्स को सही समय पे एंड सही रेट में डिविडेंड दे सकते हैं। तो क्योंकि हम अपने शेयर होल्डर्स को सही समय पे एंड सही रेट में डिविडेंड दे पाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो रिलेशन है अपने शेयर होल्डर्स के साथ वो इंप्रूव होगा। एंड अगर हमारा रिलेशन हमारे शेयर होल्डर्स के साथ इंप्रूव हुआ है तो ये तो हमारे बिजनेस फर्म को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा ही करेगा। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए हमारे बिजनेस फर्म में 500 शेयर होल्डर्स हैं। अब आप ये दो केस को कंसीडर कीजिए। पहले केस में क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट में पैसा नहीं था तो हम सिर्फ 500 में से 300 शेयर होल्डर्स को ही उनका डिविडेंड का अमाउंट दे पा रहे थे, बाकी के 200 शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड का अमाउंट नहीं दे पा रहे थे। तो वो 200 शेयर होल्डर्स जिनको उनका डिविडेंड का अमाउंट नहीं मिल पा रहा था वो हमारे बिजनेस फर्म से खुश नहीं थे। बट अगले केस में क्या हुआ कि जैसे ही हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट आ गया रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू, तो रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू अच्छा खासा पैसा आने की वजह से क्या हुआ कि हम जो है अपने बाकी के 200 शेयर होल्डर्स को भी उनका डिविडेंड का अमाउंट दे पाए एंड जो सारे के सारे 500 शेयर होल्डर्स थे उनको उनका डिविडेंड का अमाउंट मिल पाया। तो क्योंकि सारे के सारे शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड का अमाउंट मिल पाया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो रिलेशंस थे अपने शेयर होल्डर्स के प्रति वो अच्छे हो पाए। एंड क्योंकि हमारे रिलेशंस अच्छे हो पाए इसकी वजह से हमारे बिजनेस फर्म को इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ लाभ जरूर हुआ। जो अगला पॉइंट है वो ये कि रिटेन्ड अर्निंग्स ऐड टू द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्रेडिट वर्दी of the company. The company can face dangers such as deficit capital and economical fluctuations with ease. So ये पॉइंट क्या कहता है कि retained earnings जो है वो बिजनेस फर्म का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। अब वो कैसे बढ़ाता है ये समझिए। हम क्या जानते हैं कि retained earnings एक इंटरनल फाइनेंसिंग मेथड है। retained earnings की मदद से हम अपने बिजनेस के कैपिटल में एडिशन करते हैं, हम अपने बिजनेस में कुछ पैसा एक्स्ट्रा है जो कि डालते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पैसा जो कि हम अपने बिजनेस फर्म में डालते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बिजनेस फर्म का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, हमारा जो बिजनेस फर्म में जो पैसा है वो इंक्रीज कर जाता है। तो क्योंकि वो पैसा इंक्रीज कर जाता है इससे जो हमारा बिजनेस फर्म का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ता है। एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारे बिजनेस फर्म का जो क्रेडिट वर्दीनेस है यानी कि क्रेडिट पे पैसा लेना ये बढ़ता है। तो ये चीजें जो कि बढ़ रही है रिटेन्ड अर्निंग्स की वजह से ये हमारे बिजनेस फर्म के लिए एडवांटेजियस है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि क्योंकि हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ है इसकी वजह से क्या होगा कि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स हमारे बिजनेस फर्म के साथ आ रहे थे जैसे कि कैपिटल में डेफिसिट हो जाना या फिर इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशंस होना, इन्फ्लेशन का दौर हो जाना, सो ये सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो कि आ रहे थे इनको हम इजीली मीट आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स के द्वारा अच्छा खासा पैसा आ जाए। अब जो अगला टॉपिक है वो है डीमेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब कि रिटेन्ड अर्निंग्स किस तरीके से हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है, वो किस तरीके से हमारे बिजनेस फर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ कंपनी आर नॉट द सेम एवरी ईयर, सो दिस माइट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, देयरफॉर रिटेन्ड अर्निंग्स बिकम एन अनस्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो एक अनस्टेबल सोर्स है फाइनेंसिंग का। रिटेन्ड अर्निंग्स के मदद से हम फाइनेंसिंग को ठीक तरीके से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो हर साल सेम नहीं होता है। हो सकता है कि हमें किसी साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, किसी साल ठीक अमाउंट में प्रॉफिट हो, किसी साल बहुत कम प्रॉफिट हो, तो किसी साल प्रॉफिट हो ही ना या फिर किसी साल लॉस हो। तो ये जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है हमारे प्रॉफिट के अमाउंट में, इससे क्या होगा कि हमारे बिजनेस फर्म का जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो ठीक से हो नहीं पाएगा। तो क्योंकि हमारे बिजनेस फर्म का ठीक से फाइनेंशियल प्लानिंग हो नहीं पाएगा तो ये हमारे बिजनेस फर्म के लिए एक सही तरीका नहीं है फाइनेंस रेज करने का। भले ही इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज कम हो बट जब हमारे बिजनेस फर्म को पैसा ही ठीक से नहीं मिलेगा तो फिर इसके द्वारा पैसा रेज करने का फायदा ही क्या हुआ। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप इस एग्जांपल को कंसीडर कीजिए। इस एग्जांपल में देखिए हमारा फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर में 2 लाख का, थर्ड ईयर में 50,000 जो कि बहुत कम था, फोर्थ ईयर में 4 लाख जो कि 50,000 से बहुत ज्यादा है, एंड फिफ्थ ईयर में 10 लाख रुपया हुआ जो कि सबसे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हर साल
है हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, किसी साल वो बहुत कम है तो किसी साल बहुत ज्यादा है। तो ये बात कि किसी साल बहुत कम है किसी साल बहुत ज्यादा है, ये हमारे बिजनेस फर्म के फाइनेंशियल प्लानिंग को ठीक से नहीं होने देता है। एंड क्योंकि हमारे बिजनेस फर्म का फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से जो है ये एक अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है कि इस साल हमारा कितना प्रॉफिट होगा। ये तो अच्छा हुआ कि हमें इस साल प्रॉफिट हुआ, अगर किसी साल लॉस हो जाएगा तो फिर हम क्या इस प्रोसेस के थ्रू पैसा ला पाएंगे? तो ये बात कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है या फिर हमें प्रॉफिट होगा भी कि नहीं, ये रिटेन्ड अर्निंग्स को एक अनस्टेबल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बना देता है। जो अगला पॉइंट है वो ये कि इन केस द कंपनी इनकर्स लॉसेस द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉइंट तो मैंने आपको पहले भी बताया कि रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या होता है कि हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है जो कि सेव करके अगले साल में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें कोई बाहर वाला आके इन्वेस्ट नहीं करता है, इसमें जितना भी पैसा है वो हमारे प्रॉफिट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो अगर किसी साल हमारे बिजनेस फर्म को लॉस हुआ तो ऐसे केस में तो हमें कुछ पैसा मिलेगा नहीं, तो हम फाइनेंस कहां से करेंगे? तब तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजियस हो जाएगा। सो ये पॉइंट में क्या कहता है कि अगर हमारे बिजनेस फर्म को लॉस हुआ तो ये प्रोसेस किसी काम का ही नहीं रह जाएगा। जो अगला पॉइंट है वो ये कि रिटेन्ड अर्निंग्स माइट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड मे लीड टू अनबैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज द प्रॉफिट could have been used in other business processes such as investing in other industries, but now it is being used for financing which can be done from other sources as well। ये प्रोसेस हमें क्या कहता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स का यूज जो है वो बिजनेस के ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, वो बिजनेस का इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हो सकता है ठीक से ना होने दे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं, बट ये प्रॉफिट जो कि हम यूज कर रहे हैं ये हम किसी दूसरे कंपनी में भी लगा सकते थे, ये हम किसी दूसरे कामों में भी लगा सकते थे, बट ये प्रॉफिट को हम फाइनेंसिंग के लिए यूज कर रहे हैं जो कि हम दूसरे तरीकों से भी कर सकते थे। तो ये बात कि हम प्रॉफिट को फाइनेंसिंग के लिए यूज कर रहे हैं जो कि दूसरे तरीकों के द्वारा भी हो सकता था, ये हमारे बिजनेस फर्म को डिसएडवांटेज प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग तो हम दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, हम लोन्स के थ्रू फाइनेंसिंग कर सकते हैं, हम डिबेंचर्स के थ्रू फाइनेंसिंग कर सकते हैं, हम शेयर्स के थ्रू फाइनेंसिंग कर सकते हैं, बट हम इन सारे प्रोसेसेस को छोड़ के रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू पैसा ला रहे हैं। तो क्योंकि हम रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू पैसा ला रहे हैं, सो ये रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू पैसा लाना ये डिसएडवांटेजियस डायरेक्टली नहीं है, बट ये इस तरीके से डिसएडवांटेजियस है कि बिजनेस फर्म का वो प्रॉफिट किसी और कामों में लगाया जा सकता था बट उसको हमने फाइनेंसिंग में लगा दिया। तो ये डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली डिसएडवांटेजियस जरूर है। क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग तो हम दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, हम लोन्स के थ्रू फाइनेंसिंग कर सकते हैं, हम डिबेंचर्स के थ्रू फाइनेंसिंग कर सकते हैं, हम शेयर्स के थ्रू फाइनेंसिंग कर सकते हैं, बट हम इन सारे प्रोसेसेस को छोड़ के रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू पैसा ला रहे हैं। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इन सम कंपनीज रिटेन्ड अर्निंग्स में नॉट बी यूज्ड इन प्रॉफिटेबल फील्ड्स बाय द मैनेजमेंट, दे कैन यूज इट इन अनप्रॉफिटेबल फील्ड्स और स्पेंड देम वेस्टफुली। ये पॉइंट क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि रिटेन्ड अर्निंग्स को ठीक से ही यूज किया जाए, कुछ बिजनेस फर्म उसको गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं, उसको अनप्रॉफिटेबल तरीकों में भी यूज कर सकते हैं या फिर उसको वेस्टफुली भी यूज कर सकते हैं। कुछ बिजनेस फर्म का ये सोचना हो सकता है कि क्या है अपना प्रॉफिट ही तो है, जैसे तैसे करके यूज कर दो। तो ये बात कि जैसे तैसे करके उसको यूज कर दो ये बिजनेस फर्म के लिए बहुत डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फाइनेंसिंग को कंसीडर कर रहे हैं, ये कोई मजाक का बात नहीं है। तो अगर हम बिजनेस के फाइनेंस के सोर्स को वेस्टफुली यूज कर रहे हैं तो ये हमें किस तरीके से लाभ पहुंचाएगा? ये तो फिर हमारे लिए डिसएडवांटेजेस ही हुआ। जो लास्ट पॉइंट है डीमेरिट्स का वो ये कहता है कि टू मच डिपेंडेंस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स may result in diversion of the minds of the management regarding the sources of finance for the company. They might get too much dependent on retained earnings as a source of finance and might ignore other sources which might be disadvantageous to the company. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि retained earnings के ऊपर जो है ज्यादा डिपेंडेंट बिजनेस फर्म के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस फर्म जो है रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है तो ये बिजनेस फर्म का टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का दिमाग को अफेक्ट कर सकता है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या सोचेगी कि अगर उसके कंपनी को रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू ही फाइनेंस मिल जा रहा है तो वो किसी और प्रोसेस के पास क्यों जाए। अब एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी को लेते हैं जिसका हर साल अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो क्योंकि उसका प्रॉफिट अच्छा खासा अमाउंट में हो रहा है सो वो कंपनी इस प्रोसेस में से अच्छा खासा पैसा को यूज कर सकती है एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, बट एक सीमित मात्रा में। क्यों? क्योंकि हम तो पहले से ही जानते हैं कि बिजनेस फर्म में कोई भी चीज बहुत ज्यादा या फिर कोई भी चीज बहुत कम दोनों ही ठीक नहीं है। तो क्योंकि वो रिटेन अर्निंग्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज कर रही है
तो इसकी वजह से क्या होगा, वो रिटेन अर्निंग्स पे ही डिपेंडेंट हो जाएगी। वो सोचेगी कि चलो ठीक है भाई, रिटेन अर्निंग्स के थ्रू ही पैसा आ जा रहा है बिना किसी झंझट के, इसी पे ही डिपेंडेंट हो जाओ एंड दूसरे प्रोसेस को कंसीडर मत करो। बट हमने तो पहले से ही जान के रखा हुआ है कि रिटेन अर्निंग जो है वो अनस्टेबल सोर्स है। हो सकता है कि आपको इस साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो एंड नेक्स्ट ईयर कम हो एंड उसके अगले साल लॉस हो जाए। तो क्योंकि ये अनस्टेबल सोर्स है, बट सिर्फ इसी बात को ध्यान में रख के कि इससे जो है हमारा कम दाम पे एंड कम झंझट से प्रॉफिट रेज हो जा रहा है, ये बिजनेस फर्म को डिसएडवांटेज प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी मैनेजमेंट के आदमी होंगे वो ये सोचेंगे कि क्योंकि हम रिटेन अर्निंग्स के थ्रू कम दाम पे एंड कम झंझट से पैसा ला पा रहे हैं, इसी के द्वारा पैसा लाओ, दूसरे तरीकों को छोड़ दो। तो दूसरे तरीकों को छोड़ देना ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इस साल हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके फाइनेंसिंग कर पा रहे हैं, बट नेक्स्ट ईयर हमें लॉस हो जाए एंड हम रिटेन अर्निंग्स को यूज ही नहीं कर पाए, एंड क्योंकि हमने दूसरे तरीकों को इग्नोर किया हुआ है, तो हो सकता है कि उस साल हम फाइनेंसिंग कर ही ना पाए एंड हमारा बिजनेस डूब जाए। तब तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। सो ये पॉइंट हमें क्या कहता है कि रिटेन अर्निंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाने से क्या होता है कि कभी कभी बिजनेस के जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है। वो रिटेन अर्निंग्स को ही एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस मान के चलते हैं, वो दूसरे तरीकों को इग्नोर कर देते हैं एंड उनका दूसरे तरीकों को इग्नोर कर देना ये बिजनेस फर्म के लिए डिसएडवांटेजियस हो सकता है। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।